नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का एजुकेशन मंत्रा पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बड़ा ही आसान सा सवाल है, आसान सा चैप्टर है, छोटे छोटे टॉपिक है इसके अंदर कि भाई एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट के अंदर हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम है, वर्ल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इतनी बात आ रही है समझ में? ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है और उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ की जा सकती है। पूरा चैप्टर बहुत ही आसान है, बेसिक से चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी और फ्री के नंबर होते हैं इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के जो सब कंटेंट हैं वो ये रहेंगे। सबसे पहले फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या हो, क्या हमें हेल्प करता है। ठीक है। इंडिया के इन्वायरमेंट के चैलेंजेस क्या क्या हैं, करंट चैलेंजेस क्या हैं जो इन्वायरमेंट क्राइस कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंट चैलेंजेस कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आती कई बार, सप्लाई डिमांड रिवर्सल, ये क्या हो रहा है, इंडिया के इन्वायरमेंट की स्थिति है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसकी कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है, किन किन स्ट्रैटेजी से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये है आज की पूरी क्लास का कंटेंट। समझ में आई बात? तो यही चीज़ें मेरे को डिलीवर करनी, यही चीज़ आपको सीखनी है। इतना सा हमारा टॉपिक है। ठीक है। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या है? हमारे आसपास की सराउंडिंग को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक दो चीज़ें, बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं और अबायोटिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। बायोटिक होते हैं लिविंग्स, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग्स। इन सभी के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा इन्वायरमेंट। ये बात आई समझ में? जो हमें जीवन यापन करने में, जीवन जीने में सहायक होते हैं या सहायता प्रदान करते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स। और एक साथ मिलकर क्या बनता है हमारा इन्वायरमेंट। तो ये देखो, ये हमारे पास बायोटिक एलिमेंट्स, ये हमारे पास अबायोटिक एलिमेंट, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास इन्वायरमेंट। समझ में आई बात? अब एक सवाल आता है कई बार एग्जाम में, इन्वायरमेंट के फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपकी कैसे मदद करता है? सबसे पहले सर्वाइवल में मदद करता है। इन्वायरमेंट से हमें हवा मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं, जिंदा रह रहे हैं। पानी मिलता है जिसको पीकर हम सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है। इससे हमें नदी नाले झाड़ जंगल ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे काम की होती है। पेड़ पौधे हैं, वहाँ से हमें लकड़ियाँ मिलती है, फल मिलता है, खाना मिलता है। ठीक है। अनाज मिलता है, भूमि से फसल उगती है, उस फसल से हम अनाज लेके आते हैं, अनाज खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ह्यूमन वेस्ट को एब्जॉर्ब भी करता है। जो ह्यूमन ने इतने बड़ा वेस्ट कर रखा, दिल्ली के अंदर दिल्ली का पहाड़ है, कूड़े का पहाड़ बना रखा है, उसको एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी है, उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का उसका काम होता है, एसिमिलेशन ऑफ वेस्ट इसको बोलते हैं। तो देखते हैं बच्चे, टोटल 4 काम है। सप्लाई रिसोर्सेज, सबसे पहले ये रिसोर्सेज को सप्लाई करता है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमें प्रदान करता है, जिससे हमारा जीवन ईजी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है एसिमिलेट वेस्ट, वेस्ट को एसिमिलेट करता है। एसिमिलेट मतलब अवशोषित कर लेना, अपने अंदर ले जाना, खत्म कर देना। ह्यूमन जो वेस्ट होता है उन सभी चीज़ों को ये अपनी एक कैपेसिटी के हिसाब से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन विद इन कैपेसिटी होगी, कैरिंग कैपेसिटी होगा तो उसको एब्जॉर्ब जरूर करेगा। अगला है सस्टेन लाइफ। सस्टेन लाइफ का मतलब है इन्वायरमेंट की वजह से ही हमारी लाइफ सस्टेन है, क्योंकि हवा पानी ये सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से ही मिल रही है, इसलिए हम आज जिंदा हैं। तो इन्वायरमेंट हमें जीवन प्रदान करता है। नेक्स्ट जो है एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? लाइफ की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी बच्चे? देखो, अच्छी एयर हमें देगा, लंग्स में ऑक्सीजन जाएगी, अच्छा दिमाग चलेगा, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे हम। अच्छा पानी, शुद्ध पानी अगर हमें मिलेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी सारी चीज़ें बढ़ेंगी हमारी। ठीक है। तो इसलिए हमारे सर्वाइवल के लिए ये बहुत जरूरी है। तो बेसिकली ये 4 फंक्शन है हमारे इन्वायरमेंट। उम्मीद है फर्स्ट टॉपिक आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट। इंडिया के इन्वायरमेंट के चैलेंजेस क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को झेलनी पड़ रही है, इंडिया की इन्वायरमेंट को झेलनी पड़ रही है। तो देखते हैं बच्चे, सबसे पहली चीज़ है लैंड डिग्रेडेशन। क्या हो रहा है? लैंड डिग्रेड हो रहा है।
रीज़न क्या है? सबसे पहले वनों की कटाई हो रही है जिसको डिफोरेस्टेशन आप बोलते हो, ठीक है। भूमि के ऊपर लगातार अर्बन एरिया बनाया जा रहा है, शहरीकरण हो रहा है। अब शहर बनाए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं, सारे के सारे कंक्रीट पे बनते हैं बच्चे। किस पे बनते हैं? कंक्रीट पे। समझ में आ रही बात? तो जो फर्टाइल लैंड है उसके ऊपर आप कंक्रीट बना दोगे, लगा दोगे, तो क्या होगा? उससे फर्टिलिटी कम हो जाएगी, वहाँ पर प्रोडक्शन कम होगा, तो इससे लैंड डिग्रेड हो रहा है। दूसरी चीज़, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, उससे एग्रीकल्चर लैंड डिग्रेड हो रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उनको खुला छोड़ दिया जाता है मैदानों के अंदर, तो वहाँ की लैंड जो इंडस्ट्री के आसपास का एरिया है वो लैंड डिग्रेड हो रहा है। केमिकल्स जो हैं जो सीधा नदियों में, नालों में डाल दिया जाता है, उसका पानी जहाँ जहाँ तक जाएगा उस सारी की सारी लैंड को वो बंजर बना देगा, पेन बना देगा, तो इससे लैंड डिग्रेड होगा। अगला है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जो भूमि है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है पोल्यूशन। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, इंडिया के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पोल्यूशन होता है हमारे पास 4 तरीके का: लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, जिसको आप नॉइस पोल्यूशन भी बोलते हैं। और चारों के चारों पोल्यूशन इंडिया में अच्छे लेवल पर चल रहे हैं, ठीक है। वाटर पोल्यूट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज तक गंगा, जमुना, ये सारी की सारी नदी इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी हैं, आज तक इसको ठीक नहीं किया जा चुका है। कितने एफर्ट लगा रही है सरकार, लेकिन ये अभी तक पोल्यूट की पोल्यूट ही है, इसको साफ नहीं किया जा सका है, ठीक है, करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बावजूद भी। एयर पोल्यूशन, AQI दिल्ली के अंदर आप देख ही रहे हो क्या ड्रामा चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, ठीक है। रीज़न सभी लोग, मेनली इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री हो गई, किसान जो पराली जला देते हैं वो हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इन सभी की वजह से जो डस्ट और जो मिस्ट उठता है उस सभी की वजह से एक पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो एयर पोल्यूशन बहुत चीज़। अगला है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है बच्चे? साउंड, एक्सेसिव साउंड, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं इरिटेशन, ठीक है। जब साउंड बहुत ज़्यादा होती है, खासकर इंडस्ट्री है वहाँ हैवी मशीनें वर्क कर रही होती हैं, तो खट 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 की आवाज़ें आती रहती हैं, ठीक है। गाड़ी चल रही है, वहाँ उनके हॉर्न है, पैं पैं चैं चैं, इस तरीके की आवाज़ आती रहती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो थी इरीटेशन। इंसान इरीटेट हो जाता है और अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा, चिड़चिड़ा रहने लग जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सोइल इरोजन। सोइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, ठीक है। मिट्टी कटाव कब होती है? जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, मानसून टाइम से पहले आ जाए या टाइम के बाद आए, एक्सेसिव बारिश होने की वजह से, ठीक है, कहीं पर पानी भर जाने की वजह से, ठीक है, तो क्या होता है? सोइल इरोजन हो जाता है। मिट्टी की जो फर्टाइल लेयर है वो सारी पानी के साथ बह जाती है, जिस वजह से वो मिट्टी बंजर हो जाती है। इसे बोलते हैं सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। और लास्ट है डिफोरेस्टेशन। जिस तरीके से जनसंख्या हमारे देश में बढ़ रही है, तो फॉरेस्ट लगातार काटे जा रहे हैं ह्यूमन नीड के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और उन सारे प्रोजेक्ट के लिए सारी चीज़ें काटी जाएंगी, ठीक है। वहाँ को समतल बना दिया जाएगा, रहने लायक चीज़ें बना दी जाएंगी, तो फॉरेस्ट कहाँ बचेंगे? फॉरेस्ट नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वही सारा सारा मामला ख़राब हो जाएगा, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, और आपका जो एक लेवल है वो सारा सारा क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। डिफोरेस्टेशन, ठीक है। डिफोरेस्टेशन का मतलब इतना सा है कि वनों का कटाव, इंडस्ट्री लगाने के लिए वन काट दिए जाते हैं, उन लकड़ियों को बेच दिया जाता है, उसका यूज़ कर लिया जाता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट के साथ डील करके ऐसा काम कर लेते हैं, और अच्छे खासे फॉरेस्ट वाले एरिया को साफ़ कर दिया जाता है। अब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो फॉरेस्ट के रहने वाले जंगली जानवर वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ आएंगे? वो अर्बन एरियाज़ में आएंगे, उससे इन लोगों की लाइफ भी खतरे में रहेगी, ठीक है। तो इतने सारे लॉस होते हैं। तो ये इंडिया के इन्वायरमेंट के चैलेंजेस हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है करंट इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं, ठीक है, जो कि अभी चल रहे हैं। सबसे पहला हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बच्चे, हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मान लेते हैं हम एक जगह जंगल को साफ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, पूरा पूरा फॉरेस्ट ख़त्म कर दिया, और वहाँ पर चाहे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे डैम बनवा दिए, रोड बना दिए, फ्लाईओवर बनवा दिया, अंडरपास बनवा दिए, कुछ भी बनवा दिया हमने, उसका कितना भी फ़ायदा क्यों ना हो, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है जब बेनिफिट और कॉस्ट, एक तरफ बेनिफिट है एक तरफ उसकी कॉस्ट है, जब बेनिफिट कम पड़ जाए और कॉस्ट ज़्यादा आने लग जाए, ठीक है,
तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल सी बात है कि भाई जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंट का लॉस जो है वो ज़्यादा है और उस चीज़ से मिलने वाला फ़ायदा कम है, तो इसको बोलते हैं हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अब जंगलों को ही साफ कर दोगे, ठीक है, वहाँ मिलने वाली औषधि खत्म हो जाएगी, जो रेयर रिसोर्सेज हैं वो मिलने खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मार्केट में ख़त्म हो जाएगी। और जब रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो एक्सटेंट हो जाएंगे, उनकी कमी देखने को मिलेगी हम लोग को, ठीक है। वेस्ट बियॉन्ड कैपेसिटी, ठीक है, वेस्ट बियॉन्ड कैपेसिटी का मतलब है हर एक चीज़ की कैपेसिटी होती है जिसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जो है वो वेस्ट बहुत ज़्यादा फैला रहा है, जिसको डिग्रेड करना या ख़त्म करना या डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यही रीज़न है कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर कूड़े के दो दो पहाड़ हैं, दो अलग अलग जगह पर कूड़े के पहाड़ अवेलेबल हैं। अब उनको ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे, ये बात आ रही है समझ में, लेकिन पहाड़ को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ को करने। तो ये वेस्ट जो है कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगला, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन न्यू रिसोर्सेज। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, नए नए रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे चीज़ों के लिए, एनर्जी के लिए नए रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए नए रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। और इस इन्वायरमेंटल क्राइसिस की वजह से गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा। जैसे अभी AQI को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ रहा है, आसपास पानी छिड़कना पड़ रहा है ताकि डस्ट बाहर ना आए, ठीक है ना, इस तरीके के काम करने पड़ते हैं। अगला है इंक्रीज्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर। हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, अगर एयर पोल्यूट होगी, वाटर पोल्यूट होगा, उससे होने वाली बीमारी जो है स्प्रेड होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैलेगी, पेंडेमिक की तरीके से फैलेगी। और वो फैलेगी तो हॉस्पिटल में जाएंगे लोग, बीमार होंगे, तो बीमार होंगे तो सरकार का खर्चा ही तो बढ़ेगा, उनको एक्स्ट्रा दवाइयाँ बनानी पड़ेंगी, लोगों का इलाज करना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा सरकार के ऊपर बर्डन के रूप में आएगा। तो ये प्रॉब्लम है। और लास्ट है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन एक O3 जिसको बोलते हैं, हमारी पूरी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं। वो सन की UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को नीचे आने से रोकते हैं। वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हार्मफुल होती है और उसकी वजह से स्किन कैंसर जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब सोच के देखो, वो लेयर ही नहीं रहेगी तो लोग वैसे ही मर जाएंगे। तो ओजोन डिप्लीशन लगातार बढ़ता जा रहा है इस पोल्यूशन की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, इनके ऊपर कभी कभी किसी भी एक टॉपिक को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। तो जितनी आपकी नॉलेज है वो सारी की सारी प्रो कर आप बता सकते हैं। अब अगला एक सवाल है, डिमांड सप्लाई रिवर्सल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये क्या है। देखो, एक सीधी सी बात कहता है, पुराने ज़माने में रिसोर्सेज की डिमांड कम थी और सप्लाई ज़्यादा थी, इसलिए वेस्ट की कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा थी। लेकिन आज के टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो ये हो चुका है, इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा और सप्लाई बहुत कम है, जिस वजह से रिसोर्सेजों का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, ओवर यूज़ और मिस यूज़ किया जा रहा है, जिससे इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो। सीधी सी बात। तो देखो, अर्लियर डेज में सप्लाई ज़्यादा होती थी, डिमांड कम होती थी, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी तो पॉल्यूशन भी कम होता था। साथ में वेस्ट जो था वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर आता था। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता। दूसरा, अब टाइम क्या हो चुका है, अब पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई हो गई है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई से अब क्या हो गया, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लगातार आ रही है। वेस्ट जो है बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो चुका है। तो क्या किया गया, सरकार ने एक लैंड ढूंढा, उसके ऊपर कूड़ा डालना शुरू करा, वो कूड़ा डलते 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 पूरा पहाड़ जितना बड़ा बन गया। ये बात आ रही समझ में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको सप्लाई डिमांड रिवर्सल और उसका इम्पैक्ट समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जरा देखें ध्यान से। अब इंडिया के इन्वायरमेंट की बात हो रही है कि इंडिया के इन्वायरमेंट में क्या क्या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहले दक्कन प्लेटू पे, दक्कन पठार पर, ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन होती है।
कॉटन की कल्टीवेशन खेती होती है, कॉटन वहाँ उगाया जाता है, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ थी मसलिन, ठीक है, जिसको मसलिन बोलते थे। फाइनेस्ट क्वालिटी या सुपीरियर क्वालिटी की कॉटन होती थी, जो उसको डक्काई कॉटन, मलमल शाही या मलमल खास के नाम से जानते थे, जो फिट फॉर द रॉयल्टी होती थी। ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था। उसके बाद आयरन और रिजर्व्स, ठीक है, आयरन और रिजर्व्स यानी भूमि के अंदर से लोहे के कण निकाले जाते हैं, अयस्क जिसको बोला जाता है, फिर उसको रिफाइन करके उससे लोहा बनता है, स्टील जैसी चीजें बनती हैं। 8% ऑफ वर्ल्ड आयरन ओर वो इंडिया के अंदर ही अवेलेबल है। पूरे वर्ल्ड का 8% इंडिया से ही मिलता है। अगला इंडो जेनेटिक लैंड्स, यहाँ पर फर्टाइल लैंड अवेलेबल है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ खेती हो सकती है, बहुत सारे फॉरेस्ट अवेलेबल है। दूसरा इंटेंसिव कल्टीवेशन होती है, गहन खेती की जाती है, अलग अलग वैरायटी की खेती की जाती है, और हमारे देश के अंदर अनाज, दालें, वो सारी चीज़ें यहाँ से उपलब्ध होती है, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड और ह्यूज वहाँ पर पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर बसी हुई। नेक्स्ट है जो फॉरेस्ट जो है वो ग्रीन को कवर कर रहे हो, नेचुरल वाइल्ड लाइफ और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर अवेलेबल है। तो बेसिकली ये इंडिया के इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। पता होना चाहिए हमारे देश के इन्वायरमेंट के बारे में, वहाँ क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट अगला है ग्लोबल इन्वायरमेंट चैलेंजेस। बच्चे बेसिकली ग्लोबल इन्वायरमेंट के दो ही चैलेंज हैं। पहला ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा ओजोन डिप्लेशन। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इस तरीके के कुछ गैसेस हैं जिसको आप हीट प्रोड्यूस होने की वजह से, अब बेसिकली हमारे देश में क्या किया, जितना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसमें आग लगा दी जाती है। कूड़े में अगर आग लगा दी जाएगी तो सिंपल सी बात है उससे गैस आएगी, ठीक है। वो गैस जो है वो क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे टेम्परेचर, पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। और उसका इफेक्ट क्या होता है, जो हमारे पास जो और क्या नाम है बर्फ़ है जो ऊपर, वो पिघल जाती है, और पिघलेगी तो सिंपल सी बात है ओशियन का लेवल बढ़ेगा और आसपास की जो देश हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे उसमें डूबना शुरू हो जाएंगे। और ये किसका इम्पैक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। ये बात ही समझ में, ठीक है। अगला है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन अभी बताया था। ओजोन डिप्लेशन जो है अर्थ के चारों तरफ की एक लेयर है, ठीक है, उस लेयर का डिस्टोर्शन होना ही क्या कहलाता है, ओजोन डिप्लेशन। और वो होता है CFC का ओवर यूज करने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस की वजह से, जो बेसिकली हमारे AC के अंदर और फ्रिज के अंदर जो पुरानी गैसेस होती थी उनकी वजह से होता है। अब खुद देख लो मेट्रोपॉलिटन सिटी में कितना AC का यूज़ होता है, कितने फ्रिज का यूज़ होता है, और उससे निकलने वाली जो गैसेस हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस है। उसके ओवर यूज़ की वजह से वो हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट से हमारे पास ओजोन डिप्लेशन हो। ये बात आई समझ में। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है का जरा ध्यान से सुनो बच्चे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम हमारे इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें कि हमें यानी प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों ही उसको एंजॉय कर पाएँ। अननेसेसरी यूज़ और ओवर यूज़ या एक्सेसिव यूज़ करोगे तो हो सकता है कि वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं और फ्यूचर जनरेशन उन रिसोर्सेज को देख तक ना पाएँ। ये बात आई समझ में। ठीक है, इस तरीके से हमें डेवलपमेंट करनी है कि देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होती रहे, साथ में नेचर को भी कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। समझ में आई बात। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंटल ग्रोथ या इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचे, इस तरीके की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आई बात। चलो तो देखो बच्चे, इधर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है फुलफिलमेंट ऑफ प्रेजेंट नीड एंश्योरिंग द फ्यूचर नीड। आज की नीड पूरी करो लेकिन फ्यूचर की नीड को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इनसे मेन काम क्या होगा, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, साथ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, और साथ में सोशल इक्विटी आएगी, ठीक है। इसका मतलब फ्यूचर जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन दोनों की इक्विटी। इन दोनों से क्या बनेगा, रिसाइलेंस एक फ्रेमवर्क बनेगा जिससे करंट तो वेलबींग होगा और फ्यूचर का भी साथ साथ वेलबींग होगा, क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज बचा के रखे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। तो क्लियर है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या आप यूज कर सकते हो, तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे पहले आप यूज कर सकते हो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का। ठीक है, आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करोगे, जो गैर परंपरागत स्रोत हैं। आप पवन चक्की का प्रयोग करोगे, टरबाइन का यूज करोगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। एलपीजी गैस और गोबर गैस का यूज किया जा सकता है। ठीक है, एलपीजी गैस और गोबर गैस का यूज किया जा सकता है फॉर एनर्जी कन्वर्जन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सीएनजी का यूज किया जा सकता है व्हीकल्स के अंदर, और अब यूज भी किया जाने लग गया है। अब तो इलेक्ट्रिक चीजें आ चुकी हैं, तो सबसे पहले डीजल पेट्रोल से सीएनजी पे स्विच हुए, अब सीएनजी से भी हीट प्रोड्यूस हो रही, तो ये इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पे स्विच हो गए। विंड पावर, जिसको विंड मिल बोलते हैं, पवन चक्की, पवन चक्की से एनर्जी कन्वर्ट की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। नेक्स्ट है सोलर पावर। ठीक है, सोलर पावर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट की जाएगी। उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप होम अप्लायंसेस के साथ साथ आप इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हो। बेसिक अप्लायंसेस चल सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर सब्सिडी देना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने। आगे देखते हैं बच्चे, मिनी हाइडल प्लांट्स लगाए जा सकते हैं स्मॉल स्केल पर। दूसरा, ट्रेडिशनल नॉलेज को एनहेंस किया जा सकता है ताकि सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो। बायो कंपोजिटिंग का यूज़ किया जा सकता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करना। ठीक है, जो घर के अंदर सब्जियां बच जाती हैं, ठीक है, या खाना बच जाता है, जो वेस्ट बच जाता है, उसको इकट्ठा करके क्या किया जाएगा, उसको इकट्ठा करके कन्वर्ट किया जाएगा इन सारी चीज़ों के अंदर, जिससे हरी खाद, गोबर की खाद, ये सारी होती हैं, और उसी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, प्लांटेशन कर सकते हो, खेती कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, जिससे सोशल वेलबींग होगा, इन्वायरमेंट हमारा अच्छा होगा। और बायो पेस्ट कंट्रोल, बेसिकली ये नेचुरल मेथड है पेस्ट को मैनेज करने का। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ कर कर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, एक बार छोटा सा फटाफट इसको देख सकते हैं हम, इससे क्या क्या बेनिफिट होगी हम लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, क्लीनर फ्यूल का यूज़ करना है, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है, सेटिंग अप द मिनी हाइड्रल प्लांट्स का यूज़ करना है। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ करना है हम लोगों को, ताकि पुरानी चीज़ों पर वापस लोग जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। फॉरेस्ट अगर प्रोटेक्ट रहेंगे, अगर डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, उनसे हमें रिसोर्सेज मिलेंगे, साथ साथ जीने के लिए हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। अगला, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, खासकर उसकी ग्रोथ को। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ कैंपेन चलाने चाहिए, जिससे लोग अवेयर होंगे कि इससे क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। अगला, बायो कंपोजिटिंग का यूज़ करेंगे, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना है हम लोगों को, जिससे क्या होगा, बेटर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी, हमारी हेल्प करेंगे, और पूरी इकोनॉमी की हेल्प करेंगी। किस चीज़ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो बच्चे ये था आज का हमारा पूरा का पूरा लेसन। अब इस सारी की सारी चीज़ को एक सिंगल स्लाइड पे लिखा गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, चैलेंजेस ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, करंट इन्वायरमेंट चैलेंजेस, ग्लोबल इन्वायरमेंट चैलेंजेस, सप्लाई डिमांड रिवर्सल, स्टेट ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट, स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या चीज़ है। तो फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये थी आज की क्लास की सारी की सारी कंटेंट और थीम। तो बच्चे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस और टॉपिक्स हमने किए हैं उनको एक बार डिटेल से पढ़ लेना, किस किस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछे गए हैं और कौन कौन से सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, एक बार उनको जरूर देख लेना। तो मिलते हैं बच्चे अगली क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।